कि हम जब भी ऐसे किसी विषय का विचार करते हैं कि जो भारतीय विचार परंपरा के अनुरूप हो, तो वो विचार परंपरा हमेशा शास्त्र के आधार पर चलती है। जब हम विज्ञान के विषय को लेकर चलते हैं तो विज्ञान शास्त्र के लिखे हुए वचनों का या पुराने किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कहे गए वचनों के ऊपर विचार नहीं करता, परंतु दिखाई देने वाली वस्तु, उस वस्तु सिद्धि के लिए किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर जो है वो हर विषय का कंक्लूजन निकालता है। ये साइंस की पद्धति है। इन दोनों का वैसे प्रक्रिया की दृष्टि से कोई मेल नहीं है। एक तरफ फिलोसॉफी है जिसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता या इंद्रियगत पदार्थ नहीं होते उसके, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास आधुनिक विज्ञान है। यहाँ विचारणीय विषय ये है कि ब्रह्मवादी जो चिंतन है, कि ब्रह्मवाद को एक्सेप्ट करने वाले हम सभी ब्रह्मवादी जो हैं, उनके चिंतन में दूसरे विचारकों का या आधुनिक विज्ञान का या फिलोसॉफी की दूसरी ब्रांचेस का जो है वो सम्मेलन कैसे होता है या उन्हें हम इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, ये ब्रह्मवादी चिंतन की सहिष्णुता का विचार करना इस आलेख पत्र का सब्जेक्ट मैटर है। अब सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें आ रहा है आधुनिक विज्ञान और अज्ञेयवादी तत्व मीमांसा। अर्थात जो आधुनिक विज्ञान अभी साइंस जिस ग्राउंड के ऊपर चल रहा है वो, और अज्ञेयवादी तत्व मीमांसा अर्थात इमानुएल कांट, आप लोगों को कार्यकारण भाव यदि याद हो तो वेस्टर्न फिलोसॉफी के टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी थी कि कुछ विचारक उस मत के हैं कि तत्व को कभी जाना ही नहीं जा सकता है। तत्व अपने आप में ऐसा है कि जिसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। करीब करीब जैसे शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो मनवाणी से अगोचर है, ब्रह्म जो है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, वो अज्ञेय हैं। उसी तरह इमानुएल कांट वगैरह की अज्ञेयवादी ये तत्व मीमांसा है कि तत्व जो है उसे जाना नहीं जा सकता है, तत्व को कभी समझा ही नहीं जा सकता। उस विषय में यहाँ ये सबसे पहले ये विषय आ रहा है। जर्मनी के महान दार्शनिक इमानुएल कांट ने बाह्य पदार्थ या वस्तु को अज्ञेय, जबकि यथावत वस्तु को हमारे भीतर वस्तु के अवभासन की जो अपरिहार्य कारण सामग्री उपलब्ध रहती है, उनकी मर्यादाओं के अनुसार ही अवभासित होने से ऐसे अवभासन का यथार्थ अशक्य मान लिया है। इमानुएल कांट ये कहते हैं कि हम बाहर दिखाई देने वाली किसी भी वस्तु को जान नहीं सकते, या हमें जो कुछ भी दिख रहा है, दिखाई देती किसी भी वस्तु को हम जिस किसी तरह से व्याख्यायित कर रहे हैं, जिस किसी तरह से हम किसी भी वस्तु को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ भी जो है वो सच नहीं हो सकता है। कारण क्या? तो वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर किसी भी विषय को समझने की एक कैपेसिटी होती है हर मनुष्य के अंदर, और हम बाहरी विषय को उसी कैपेसिटी के दायरे में समझते हैं, उसके बाहर नहीं। जैसे मैंने जो है वो गाय को देखा, अब गाय को देखने के बाद मुझे ये बताया गया है कि गाय पवित्र प्राणी होती है। अब जब मुझे ये पता है कि गाय पवित्र प्राणी होती है, तो मेरे अंदर जो भी विचार आएंगे, जो कुछ भी हमारे अंदर आएगा, वो सब कुछ उस गाय को पवित्र प्राणी मानने की अंडरस्टैंडिंग के दायरे में ही आएगा। इसलिए मेरे सामने दिखाई देने वाली गाय कैसी भी हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर हावी होती है कि गाय जो है वो एक पवित्र प्राणी होती है। ये जो है वो एक प्रोसेस है, ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से काम करती है। उसे ये बता रहे हैं कि इसलिए जब हर मनुष्य अपनी अंडरस्टैंडिंग के दायरे में ही किसी भी वस्तु को समझता है, किसी भी वस्तु के स्वरूप को ग्रहित करता है, तो उसका अर्थ ये है कि बाहरी वस्तु जैसी है उसे उसके असली फॉर्म में हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपनी मस्तिष्क की या हम अपनी ज्ञान की मर्यादा में ही उस वस्तु के स्वरूप को समझने के हठाग्रही होते हैं, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। इसलिए बाहरी वस्तु अपने मूल स्वरूप में अज्ञेय ही रहती है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो ही नहीं पाता,
ये इमानुएल कांट का मत है, अज्ञेयवाद है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे जब हम ये कहते हैं कि ये गाय है, तो उसे गाय के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हम उसे कहते हैं कि तुम जो दूध पीते हो वो ये गाय देती है। अब उसके मन में गाय को लेकर और कोई विचार नहीं है, वो केवल इतना जानता है कि ये गाय जो है वो दूध देने वाला प्राणी है और इसका दूध मैं पीता हूँ। इसके अलावा वो गाय को नहीं समझता है। उसी तरह थोड़े बड़े हो जाने के बाद हम गाय के बारे में अगर थोड़ी बहुत भौतिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए गाय एक प्राणी होती है। उसके बाद जब हमें जो है वो ऐसा कोई बताए, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग कोई व्यक्ति हमें दे कि गाय जो है वो पवित्र होती है, तो हम उसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं कि गाय जो है वो केवल सामान्य पशु नहीं है, पर गाय अपने आप में एक पवित्र प्राणी है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, या दुनिया की कोई अंडरस्टैंडिंग है, या सामान्यतः हम ये कहें कि मनुष्य मात्र जो है वो कोई एक ऐसी सामान्य अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलते हैं जिसके आगे पीछे वो कुछ देखना या सोचना नहीं चाहते, और उसी सामान्य बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर पूरा मनुष्य समाज चलता है, जिसके दायरे में हम हर वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, जानते हैं, या उस वस्तु को उस तरह स्वीकारते हैं। तो इमानुएल कांट ये कहना चाहते हैं कि इसलिए वस्तु अपने आप में क्या है ये तो कोई सोचता ही नहीं है, उस वस्तु को लेकर हमारे मन में चलने वाले जो प्रपोजिशंस हैं उनके आधार पर हम उस वस्तु के स्वरूप का निर्धारण कर लेते हैं। इसलिए वस्तु अज्ञेय है, ये कहना चाह रहे हैं इमानुएल कांट, कि इसलिए वस्तु के मूल स्वरूप को कभी भी जाना नहीं जा सकता है, ये उनका मत है। इतने विषय में कुछ पूछना है? सब्जेक्ट अगर डिफिकल्ट लगता हो तो भी बताना, इसे बार बार हम समझ सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। आप लोग कहोगे तो ही पता चलेगा। हाँ बोलो। રાજા દંડવત પ્રણામ। હા રાજા, એ ઇમાન્યુઅલ કાન્ટ એમ કહી રહ્યા છે કે આ રીતે કઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ તો આપણે આપણી રીતે જજ કરીએ છીએ, તો આમ નોર્મલી વ્યવહારમાં આપણી સાથે એવું જ થઈ રહ્યું હોય છે ને, તો એમાં ડિફરન્સ શું કીધું, એમને વ્યૂ શું છે એ ખ્યાલ નહીં આવ્યો રાજા। कहने का मतलब ये है कि इसलिए अल्टीमेटली प्रूव ये होता है कि किसी भी वस्तु के स्वरूप को तुम जानते ही नहीं। ओके राजा, दंडवत प्रणाम। अज्ञेयवाद का मतलब ये है कि हम वस्तु को नहीं जान सकते हैं। वो जैसे हम ब्रह्म के विषय में ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो हमारी मन वाणी से अगोचर है, उसी तरह इमानुएल कांट ये कहते हैं कि दुनिया की हर बाहरी वस्तु हमारी मन वाणी से अगोचर है, उसके स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, उसके स्वरूप को हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपनी ही दृष्टि से हर वस्तु की एनालिसिस करते हैं। इसलिए हर बाह्य वस्तु अपने मूल स्वरूप में अज्ञेय है। हाँ राजा, हाँ क्लियर थયું। हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ पूर्णिमा बेन। હા રાજા પ્રણામ। એટલે આપે જેમ સમજાયું એવી રીતે સમજીએ તો આપણે ત્યાં એ જ વસ્તુને સંસાર કહે છે ને, કે જે વસ્તુ જેવી છે એવી ન જોઈને આપણે આપણી અહંતા ને મમતા કે આપણું નોલેજ થી કે આપણી ફૂટપટ્ટી થી એને જોઈએ છે, એને જ આપણે ત્યાં સંસાર કહે છે ને। ये वो विषय नहीं है, उसे आप मिक्स मत करो। यहाँ कहना इतना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु के किसी भी स्वरूप को हम नहीं समझ सकते हैं। इमानुएल कांट नास्तिक विचारक हैं, पहली बात, वो ईश्वर में तो मानते नहीं है। आप हमारी जो पैरामीटर्स हैं अंडरस्टैंडिंग के, उनके साथ वेस्टर्न फिलोसॉफी को कंपेयर मत करो, ये बिल्कुल अलग विषय है।
यहाँ कहने का बस मतलब इतना है कि किसी भी वस्तु के मूल स्वरूप को जाना नहीं जा सकता है। जैसे हम ब्रह्म के लिए कहते हैं, ऐसे ये कहते हैं कि दुनिया की हर वस्तु अपने आप में अज्ञेय है, उसके मूल स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है। ઓકે રાજા, એટલે ઈ આપણે જેમ શ્રુતિમાં બી કહે છે કે નેતિ નેતિ એટલે પ્રભુ એટલે બ્રહ્મને જાણી નથી શકતા, એ જ રીતે ઈચ એન્ડ એવરી વસ્તુને ત્યાં મૂકી દે છે, રાઈટ? ઇક્વલી। हाँ बिल्कुल, दुनिया की हर वस्तु, हर बाह्य वस्तु अपने आप में। ओके राजा, समझाए। हाँ, प्रणाम। हाँ प्रीतिबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। અહીંયા આ જે फर्स्ट पेज पर छेल्ली जे छे ने सेंटेंस, इसमें ऐसा कहा गया है कि शुद्ध उपपत्ति मीमांसा के प्रथम संस्करण के उपोद्घात में इमानुएल कांट, तो ये जो इमानुएल कांट है जो, वो तो निरीश्वरवादी है, तो उसका इससे क्या लेना देना है? शुद्ध उपपत्ति मीमांसा के प्रथम संस्करण के उपोद्घात में तो उन्होंने ये पढ़ा है और उसका संस्करण किया है, इससे क्या अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं? नहीं, ये श्याम काका जी ने इमानुएल कांट द्वारा लिखी गई पुस्तक का हिंदी नाम लिखा है। इमानुएल कांट की बुक है, उसके उपक्रम में उन्होंने ये बात लिखी है। शुद्ध उपपत्ति मीमांसा, ये इनके द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक है? हाँ बिल्कुल। तो मतलब वो हिंदी वर्जन है कि इंग्लिश वर्जन है इसमें? नहीं, पुस्तक तो अंग्रेजी में लिखी गई है, श्याम काका जी ने उसका यहाँ हिंदी नाम दिया है। अच्छा, ठीक है जी राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। પ્રણામ રાજા। રાજા, મને થોડી જિજ્ઞાસા હતી, પણ કદાચ આપે જે કહ્યું કે નાસ્તિક છે, નાસ્તિકવાદમાં માને છે, તો કદાચ એમાં સોલ્યુશન આવી જાય। પણ મારી જિજ્ઞાસા એમ હતી કે જ્યારે આપણે એમ કોઈ પણ, હવે ગાય કહ્યું તો ગાયને ઋષિ મુનિ કે જ્યાં પણ ગાય નામ આપ્યું ત્યારથી અત્યાર સુધી આપણે એમ સાંભળતા આવ્યા કે ગાય, જેટલું પણ ગાય વિશે લખેલું હોય બધું નોલેજ જો આપણને મળી ગયું હોય, તો જે નથી, જે ક્યાંય જાહેર નથી થયેલું એ આપણને ખબર ન હોય, પણ જેટલું જ્યાં જ્યાં દુનિયામાં કોઈ પણ શાસ્ત્રોમાં જ્યાં સુધી લખેલું હોય એટલું તો આપણને ध्यान હોય કે આ ગાય એટલે આટલું છે, જેણે ખરેખર સારી રીતે એનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો જ્યારે કેમ કે જ્યારે બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ વખતે બી એમ કે બધું બતાવ્યું હતું કે બધું એની અંદર બધું હતું અને આ વસ્તુ ને એનું આ નામ અને રૂપ બંને સાથે હતા એવું આપણે માનીએ છીએ। હવે એ માનતા નથી એટલે કદાચ એ ખબર નથી, પણ પછીનો વ્યવહાર બી કેવો રીતે ચાલતો હોય? અગર કોઈ બી વસ્તુનું આપણે એમ કહીએ કે મૂળ સ્વરૂપમાં આપણે એને સમજી જ નથી શકતા, તો બધી વસ્તુમાં પછી મતલબ શું કે પડદો જ છે દરેક વસ્તુમાં। मैंने पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी कि वेस्टर्न फिलोसॉफी और इंडियन फिलोसॉफी कभी भी कंपेरेबल नहीं है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो लोग एक अलग ग्राउंड पर चलते हैं, हम एक अलग ग्राउंड पर चलते हैं, इसलिए इस विषय को मिक्स मत करो। हाँ राजा, वो वही बोला ना कि शायद नास्तिकवाद से या वेस्टर्न फिलोसॉफी से उसका हाँ सोल्यूशन आएगा। ठीक है राजा, समझ में आया। हाँ, प्रणाम राजा। हाँ जयश्रीबेन। હા રાજા, પ્રણામ। બસ આ પૂર્ણિમાબેને પૂછ્યું ને એમાં મારો પ્રશ્નનો જવાબ થઈ ગયો, પણ મને એક આ છે ને એક્ઝામ્પલ જે ફર્સ્ટ પેજ પર એની સાથે કેવી રીતે લીધું, ડાર્ક અક્ષરમાં લખ્યું છે ને, વહ હેકુ બાકી तरह विलाप करती सी लगती है कि मैं आपने यश की, ये जो सेंटेंस है उसमें कैसे समझना वो नहीं पता चल रहा है। और पराभौतिक या तत्वशास्त्र, वो दोनों एक ही शब्द है वर्ड? हाँ, फिलोसॉफी के लिए हिंदी नाम है। अच्छा, और वो जो बात अगर वो कांट की बताई तो वो नीति से जैसे हम कह देते हैं, वो उसके पास तो शास्त्र का बेस नहीं है, वो अपने अनुभव या अपनी विचार शक्ति तर्क लगा सकते, वहां तक पहुंचते हैं।
पर अपने यहाँ भी नेति नेति करके वेद भी छोड़ देते हैं, तो वही तरह समझ सकते हैं ना ये बात को? तो आप पीछे वाली बस वही पूछना था मेरे को। नहीं नहीं, फिर से मैं एक और बार कह रही हूँ कि इन चीजों को कंपेयर मत करो, बिल्कुल कंपेयर मत करो। इनको दूर दूर तक एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। अपनी चिंतन प्रणाली और वेस्टर्न चिंतन प्रणाली को दूर दूर तक एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। दूसरी बात कि जब अज्ञेय कहा जाता है तो वो नेति नेति नहीं है। नेति नेति हम इसलिए कहते हैं कि वो इनफाइनाइट है, तो उसे पूरा पूरा जाना नहीं जा सकता है। अज्ञेय कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को जाना ही नहीं जा सकता है। हाँ राजा, क्लियर हो गया। और ये जो एग्जाम्पल दिया है वो उसे कैसे समझना है, वो नहीं पता चलता है। कौन सा एग्जाम्पल? फर्स्ट पेज पे दिया है ना कि वो अब तो इस भद्र महिला के प्रति तिरस्कार का अतिरेक बढ़ गया होने से वह एक वाक्य नहीं है। फिलोसॉफी जो है वो अब साइंस के सामने आउटडेटेड हो चुकी है, ये कहना चाह रहे। हाँ राजा। हाँ ભાવનાબેન। હા રાજા, દંડવત પ્રણામ। એટલે એકચ્યુઅલી આ ટોપિક છે ને, આ એ જ પહેલા નહોતું સમજણ પડતું, એટલે કે આધુનિક વિજ્ઞાન એટલે આ સાકાર બ્રહ્મવાદમાં આ બધા ટોપિક આવે છે એવું છે કે એને આધુનિક વિજ્ઞાનથી સમજાવે છે? સાકાર બ્રહ્મવાદ પુસ્તક છે તમારી પાસે? ના, આ પીડીએફ કાઢી છે ને, એટલે હું એનું જે આપણે કીધું ને, તો હવે આજે અત્યારે ટોપિક ચાલી રહ્યો છે કે આધુનિક વિજ્ઞાન और અજ્ઞેયવાદી તત્વમીમાંસ, તો એટલે આ સમજાયું નહીં, કઈ ખબર ન પડી કે આ કેવી રીતે સમજવાનું છે આને। वो तो विषय आगे डेवलप होगा। अभी जो कहना चाह रहे हैं वो बस इतनी सी बात है कि जब हम विज्ञान की प्रक्रिया को देखते हैं और जब हम फिलोसॉफी की प्रक्रिया को देखते हैं तो वो दोनों अलग अलग हैं, और इन दोनों प्रक्रियाओं का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है, या हम जब भक्ति मार्गीय प्रणाली में हैं तो भक्ति मार्ग महाप्रभु जी की प्रणाली में हैं, तब महाप्रभु जी की प्रणाली में उसका संकलन कैसे किया जा सकता है, या भारत में जो ब्रह्मवादी चिंतन परंपरा है उस ब्रह्मवादी चिंतन परंपरा में हमने अन्य अन्य विचारकों के मतों को किस तरह इनकॉर्पोरेट किया है, या हमारी ब्रह्मवादी चिंतन परंपरा किस तरह सहिष्णु है, वो यहाँ विचारणीय विषय। अच्छा राजा, हाँ, કારણ કે ટોપિક ન સમજવા પડે તો કઈ આગળ બી ન ખબર પડે એટલા માટે। नहीं, सही बात है। अब हो गया? हाँ राजा, થઈ ગયું। हाँ, દંડવત પ્રણામ। ठीक। એટલે રાજા वो बात ऐसे समझने के जो अपने पहले कार्य कारण भाव वेस्टर्न फिलोसॉफी के किए थे वही हिसाब से चैप्टर चल रहा है, ऐसे समझ सकते? हाँ बिल्कुल। ओके। हाँ राजा, प्रणाम राजा। हम लोगों ने जैसे 28 तत्व वो सब जो गिने हैं शास्त्र में, वैसे ये जब तत्व मीमांसा कर रहे हैं जर्मनी में, तो उन लोगों ने भी कोई बेसिक तत्व उनके भी होंगे? नहीं, ये लोग सब तो नास्तिक विचारक है, उनके बेस उनका तो क्या आधार हो सकता है? अच्छा, इसलिए उनके लिए तो जो बाहर दिख रहा है उतना ही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, इस तरह से उनकी फिलॉसफी चल रही है। हाँ बिल्कुल। जी राजा, प्रणाम राजा। राजा, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। मैंने जैसे सबसे पहले कहा वो बात ध्यान में रखना, इस विषय का आवर्तन कंपलसरी है। आप लोग इस टेक्स्ट को
जितना पढ़ते रहोगे उतना ये विषय स्पष्ट होता जाएगा। उसकी रीडिंग जो है वो निरंतर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सब्जेक्ट षोडश ग्रंथ और निबंध की तरह कोई एक फ्लो में जाने वाला नहीं है, तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे सब्जेक्ट को लेकर। सो जितना भी आपके पास अवकाश है उसमें इस विषय को पढ़ते रहना। यहाँ यह विचारणीय लगता है कि बाह्य पदार्थ या वस्तु के बारे में जैसी धारणा हम गढ़ते हैं, बाह्य वस्तु का सर्वथा तदनुरूप होना अथवा हमारी अनुभूतियों का ही बाह्य वस्तु के सर्वथा अनुरूप होना निश्चित हो भी सकता है और नहीं भी। अब यहाँ जो इमानुएल कांट ये कहते हैं कि बाहरी पदार्थ अज्ञेय होते हैं, उसे समझने पर ये बात यहाँ क्लियर होती है कि हमारे बाहर दिखाई देने वाली वस्तु के बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारे मन में हो, उस अंडरस्टैंडिंग के अनुरूप वो वस्तु का होना पॉसिबल भी है और नहीं भी है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जैसा सोच रहे हैं बाहरी वस्तु ऐसी हो, और ऐसा भी संभव है कि हम जैसा सोच रहे हैं बाहरी वस्तु ऐसी न भी हो। फिर भी बाह्य पदार्थों के साथ स्वयं हमारे दैनंदिन व्यवहारों के उदाहरणों में अपनी अभिलाषा, अपेक्षा, आवश्यकता या योजना के अनुरूप क्या हम बाह्य वस्तुओं का आविष्कार, पुनर्निर्माण, परिवर्तन या परिवर्धन कर नहीं पाते क्या? अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मान लिया हमने कि हम जो सोच रहे हैं उसके अनुरूप बाहरी वस्तु हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल कि हमारी सोच के अनुरूप बाहरी वस्तु न भी हो। अब हमारा जो व्यवहार है बाह्य पदार्थों के साथ, क्योंकि हम उनके साथ जी रहे हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो बाहरी पदार्थों के साथ हमारा जो रोज का व्यवहार है, उस व्यवहार में हमारी अभिलाषा, अर्थात हम उस वस्तु से कुछ चाह रहे हैं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हम इस वस्तु का इस तरह उपयोग करना चाह रहे हैं, हमारी कुछ जरूरत भी है कि ये वस्तु हमारी काम आएंगी या इस वस्तु से ऐसा काम हम लेना चाहते हैं, या हमारी कुछ प्लानिंग है कि इस वस्तु के द्वारा हम ऐसा करना चाहते हैं। उसके अनुरूप क्या हम बाह्य वस्तुओं का निर्माण, पुनर्निर्माण, आविष्कार या परिवर्धन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जैसे किसी के हाथ में सोने की खान आई होगी, जब भी सोने की खान आई होगी उस समय हमारे पास सोने की वस्तु को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सोना है। अब हम नहीं जानते थे किसी जमाने में, क्योंकि वो जमीन में होता तो मिट्टी की तरह है। अब दुनिया में किसी के हाथ में वो आया होगा, जिसके भी हाथ में आया होगा उसने, हर कोई जो है वो उस वस्तु की महत्ता को या उस वस्तु के उपयोग को समझ नहीं सकता है। उस वस्तु के स्वरूप को समझने में, उस वस्तु को साफ करके उपयोग करने में, और फिर उस वस्तु का जैसा उपयोग हम हमारी आवश्यकता के अनुरूप करना चाहते हैं, उसे करने में हमें समय लगा होगा। बहुत सारी जनरेशंस, बहुत सारे साल लगे होंगे, जाकर हमें ये पता चला होगा कि खान में से जब हम सोना निकालते हैं तो उस सोने की सफाई करना और फिर उस सोने को में से जो है वो या तो उसका बिस्किट बनाओ या उसमें से कोई ऑर्नामेंट्स बनाओ, उसका जो कोई भी उपयोग हम अभी कर रहे हैं उसके रॉ फॉर्म में से उस उपयोग को समझने के लिए हमारी बहुत सारी जनरेशंस गई होंगी। पर उसका अर्थ ये है कि भले ही कितनी ही जनरेशंस गई हों, पर किसी न किसी टाइम पर हमने ये बात समझी है कि ये पत्थर नहीं है या ये मिट्टी नहीं है, मिट्टी से बढ़कर कुछ है, और मिट्टी से बढ़कर वो जो कुछ भी है उसे अपने उपयोग के लायक बनाने की मेहनत तो मनुष्य ने ही की है, किसी और ने नहीं की है। तो उसका अर्थ ये है कि बाहरी वस्तु अज्ञेय है, बाहरी वस्तु हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। इतना कहने के बाद भी हम उस वस्तु का उपयोग किसी न किसी तरह से करते हैं। पता नहीं है, मान लो चलो इमानुएल कांट की बात कि वो वस्तु अज्ञेय है, उस वस्तु के स्वरूप को हम नहीं समझ पाते हैं, पर जितना भी हम समझ रहे हैं, जितना कुछ भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर इतना तो जरूर है कि हम उस वस्तु के बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन रखते हैं, और अपने उस ओपिनियन के अनुरूप उस वस्तु का उपयोग या उस वस्तु में परिवर्तन लाने का, उसमें आविष्कार करने का, उसे पुनर्निर्माण करने का सामर्थ्य तो मनुष्य के अंदर है।
अब वो जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है वो बाद की बात है, पर हम उसमें जो भी चेंजेस हैं या जो भी अपने व्यवहारानुरूप उसका उपयोग है वो कर पा रहे हैं। वस्तुतः तो आधुनिक विज्ञान की विविध शाखाओं ने इस दिशा में नित्य नूतन वैज्ञानिक अन्वेषण और नित्य नूतन आविष्कारों द्वारा मानवीय चेतना को न केवल चकित प्रत्युत झकझोर सा ही दिया है। पर अब ये बात तो सच है कि इतने वर्षों में साइंस ने जो है वो इस वस्तु में रिवॉल्यूशन लाया है। जिन वस्तुओं को हम केवल पत्थर समझते थे या जिन वस्तुओं को हम मिट्टी में समझ रहे थे, उन वस्तुओं के स्वरूप को निकालने के साथ साथ हमारे उपयोग के लायक बनाने तक की पूरी प्रक्रिया में साइंस ने अपना योगदान दिया है। और वो नित्य नूतन आविष्कार जो हमारे सामने होते आ रहे हैं वो उन्हीं बाह्य वस्तुओं के होते आ रहे हैं कि जिन वस्तुओं के साथ हम रोज का रोज अपना व्यवहार कर रहे थे। अतः हमारी चेतना के अन्यतम व्यापार अभिलाषा, अपेक्षा, आवश्यकता या योजना के अनुरूप यदि बाह्य पदार्थ प्रकट हो पाते हों या गढ़े जा सकते हों, तो उसी चेतना के अन्यतम आयाम रूप अनुभूति या अवधारणा रूपी व्यापारों को बाह्य पदार्थानुरूप स्वीकार लेने में भी किसी तरह की आपत्ति तो उठनी नहीं चाहिए। तो अब इसका मतलब ये है कि इमानुएल कांट के अनुरूप शायद हम उस वस्तु को पूरा नहीं समझ पाते हैं या शायद हम उस वस्तु को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, फिर भी अपने व्यवहारानुरूप उसमें जो भी परिवर्तन हम कर पा रहे हैं उसे अपने व्यवहार के अनुरूप हम बना पा रहे हैं या कुछ नया बना पा रहे हैं या जो पुराना है उसे हम अपने व्यवहार के अनुकूल बना पा रहे हैं। ये जो भी प्रयास हम अपनी तरफ से कर पा रहे हैं उसमें हमें इतनी बात तो जरूर स्वीकार लेनी पड़ेगी कि हम जो है वो उस वस्तु के बारे में कुछ न कुछ तो समझते हैं या हम जैसा समझते हैं उस वस्तु को हम ऐसा बना पाते हैं। मतलब कि मानो उस वस्तु की पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है, पर जितनी भी है उतनी अंडरस्टैंडिंग में हम जो है वो उस वस्तु को मोल्ड कर पा रहे हैं, इतना हम कह सकते हैं। समझो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि खान में से सोना निकल रहा है, अब वो जो भी सोना निकल रहा है समझ लो इमानुएल कांट के अनुरूप वो वस्तु अज्ञेय है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, चलो नहीं भी जानते हैं, पर उस सोने की वैल्यू समझ के उस सोने में से हमने आभूषण बनाने तक की प्रक्रिया को पार कर लिया या नहीं कर लिया। समझ लो कोई ये कहे कि इमानुएल कांट ये कहेंगे कि संभव है कि ये इस वस्तु का दुरुपयोग है, मानो इस वस्तु इससे बढ़कर कुछ है या इससे ज्यादा या कम कुछ है, पर मानो ऐसा हो भी तब भी जो भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं उसका उस उपयोग तक पहुंच पाने तक की प्रक्रिया में हमने उस वस्तु को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुरूप तो बना ही लिया, इतना हमें मान लेना पड़ेगा। यह अनुभूति रूप या अवधारणा रूप चेतना व्यापार जैसे वस्तुतंत्र हो सकता है, वैसे जो कारण सामग्री होती हैं उनके अधीन है। अब ये हमारी अनुभूति के लायक या हमारी अंडरस्टैंडिंग के लायक हमने जो भी प्रयास अपनी तरफ से उस वस्तु के साथ किए, छेड़छाड़ की, उस वस्तु को सुधारना चाहा, उस वस्तु को बदलना चाहा, वो हमने जो कुछ भी किया, ऐसी ही अनुभूति की जनक जो कारण सामग्री हमारे अंदर होती है। जैसा इमानुएल कांट कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु की अंडरस्टैंडिंग हमें इसलिए होती है क्योंकि हमारी चेतना में बुद्धि का व्यापार है, हमारी चेतना में किसी वस्तु को समझ पाने की शक्ति है। तो वो जो हमारी ज्ञान शक्ति है उसके कारण हम उस वस्तु को थोड़ा बहुत देख पाते हैं या अपनी ज्ञान शक्ति के अनुरूप ही हम किसी भी वस्तु के स्वरूप को समझते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी अनुभूति की जनक जो कारण सामग्री है, मानो हमारी बुद्धि है, वो बुद्धि उनके अधीन अर्थात उन वस्तुओं के अधीन औपाधिक भी हो सकती है, अर्थात वो वस्तु हमारी बुद्धि को बना रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, या हमारी बुद्धि उन वस्तुओं के बारे में अपना कुछ विचार रख रही है ऐसा भी हो सकता है। दोनों तरफ से ये बात संभव है। हमारी अभिलाषा के अनुरूप बाह्य पदार्थों के ढल पाने की केवल एक हकीकत ही स्वयं बाह्य पदार्थ और आंतरिक अवधारणाओं के बीच मानी जाती तथा कथित ऐकांतिक अननुरूपता को अप्रामाणिक सिद्ध कर देती है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी अभिलाषा के अनुरूप, अर्थात हमने ये बात देख ली
कि हम सोने में से या सोने का जो मेटल हमें मिला मिट्टी में से, उस मेटल में से हम कुछ आभूषण बनाना चाह रहे थे। ये हमारी अभिलाषा थी। हमारी इस अभिलाषा के अनुरूप हमने सोने को ढाल दिया, बाहरी वस्तु को हमने ढाल दिया, और उसे ढाल पाने की केवल एक हकीकत ही, अर्थात ये सत्य है कि हमने उस वस्तु को अपने अनुरूप बनाया है। ये हकीकत है कि उसे हम अपने अभिलाषा के अनुरूप बना पाए हैं। ये सच्चाई स्वयं बाह्य पदार्थ और हमारी आंतरिक अवधारणा, मतलब एक बाहर की वस्तु है और उस बाहर की वस्तु को लेकर हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, मेंटालिटी है, हमारी कुछ बुद्धि है, ज्ञान है। इन दोनों के बीच मानी जाती जो अननुरूपता है, जिसे इमानुएल कांट ये कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि कभी भी उस वस्तु को पूरी तरह समझ नहीं सकती है, या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो बुद्धि है, वो उस वस्तु के बारे में पूरा विचार नहीं रख पाती है। ये जो इमानुएल कांट की धारणा है वो इस बेसिस पर झूठी पड़ जाती है, क्योंकि यदि ऐसा होता कि बाहरी वस्तु के विषय में कुछ भी सोच पाना या उस वस्तु के स्वरूप को जान पाना हमारे लिए संभव नहीं है, यदि ये बात सच होती तो हम सोने को अपनी आवश्यकता के अनुरूप कैसे ढाल पाते, या उस सोने में से आभूषण बनाने तक की प्रक्रिया में हमारी ज्ञान शक्ति या हमारी चेतना कैसे काम कर पाती। इसलिए इमानुएल कांट जो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात गलत है, अर्थात अज्ञेयवाद है, वो बात यहाँ सिद्ध नहीं होती है। अब इतने विषय में कुछ पूछना है तो पूछ लो। विषय कठिन जा रहा है या ठीक जा रहा है? नहीं, समझ में तो आ रहा है राजा। मुझे ये पूछना था कि ऊपर जो दिया है वो शंका है या इमानुएल कांट जो है उसका व्यू पॉइंट बताया, और नीचे जो पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ा वो पूरा वो मतलब उसका किस तरह से उसको खंडन कर रहे हैं, इस तरह से ये चल रहा है राजा। एक ओपिनियन है, फिलोसॉफिकल ओपिनियन, और फिलोसॉफिकल ओपिनियन के साथ जुड़ने वाली ये बात है कि एक फिलोसॉफी ये कहना चाह रही है और दूसरी तरफ ये फिलोसॉफी के सामने जो है वो हमारी कुछ व्यवहार है, हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। उसे यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। जी राजा। नहीं, वो लास्ट में ऐसा है ना कि अप्रामाणिक सिद्ध होता है, इसलिए आई थॉट कि वो खंडन जैसा कुछ। खंडन बिल्कुल है, खंडन बिल्कुल है। यहाँ जो है वो बस इन चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। और ये जो कंपैरिजन चल रहा है इट इज आल्सो जैसे अपनी जो शास्त्र है उसके हिसाब से खंडन नहीं हो रहा है, जो तर्क शास्त्र है उसी के हिसाब से चल रहा है, ऐसे समझना है ना? हाँ बिल्कुल। जी राजा, प्रणाम राजा। राजा छेल्ली 3 लाइन नहीं समझમાં આવતી, हमारी अभिलाषा के अनुरूप वो किससे साथ जुड़ रही है वो नहीं पता चल रहा। उसका मतलब ये है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि सोने को मिट्टी में से निकालने की प्रक्रिया से लेकर सोने में से आभूषण बनाने की प्रक्रिया तक हमने अपनी आवश्यकता और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुरूप उस वस्तु को बना लिया या नहीं बना लिया, या हम ऐसा कर पाए या नहीं कर पाए। हम कर पाए तो उसका मतलब ये है कि इमानुएल कांट जो ये कहते हैं कि हमारी बौद्धिक अवधारणा और वो वस्तु, इन दोनों के बीच कोई मेल नहीं हो सकता, या हमारी बौद्धिक अवधारणा जो है वो वस्तु को अपने ठीक ठीक स्वरूप में नहीं जान पाती है। ये इमानुएल कांट का जो स्टैंड है वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हम किसी भी वस्तु में कोई भी प्रकार का परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं हो पाते, या उस वस्तु का अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो राजा वो जो कांट की बात है उसको खंडित कौन कर रहा है? साइंस कर रहे हैं कि वो कैसे समझना वो नहीं पता चल रहा है।
हाँ, साइंस कर रहा है। हमने जो कुछ भी अचीव किया है या हम जो कुछ भी कर पाए हैं उसके आधार पर इमानुएल कांट की बात गलत सिद्ध हो जा रही है। हाँ, એટલે पूरी जो बात चल रही है वो साइंस और कांट के बीच की जो चल रही है कंट्रोवर्सी ना, ऐसे समझना ने। એટલે हाँ, समझने टाइटल के दिया तो है। हाँ बराबर, टाइटल दिया ही है, आधुनिक विज्ञान और अज्ञेयवादी तत्व मीमांसा। हाँ हाँ। और कोई? ठीक है। कौन नहीं जानता कि प्रारंभ में अनवगत परंतु बाद में न केवल भलीभांति अन्विष्ट प्रत्युत मेंडेलेव सदृश वैज्ञानिकों द्वारा सभी के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के विविध आणविक भारों की सारणी द्वारा सुव्यवस्थापित प्रकृति सिद्ध 94 तत्वों के आइसोटॉप्स के अलावा भी संप्रति वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम 14 या 15 आइसोटॉप्स मस्तिष्क के भीतर केवल प्रत्ययों के रूप में नहीं प्रत्युत प्रकृति सिद्ध अन्यान्य तत्वों के तरह ही मस्तिष्क से बाहर विद्यमानतया स्वीकारे गए हैं अथवा प्रकट किए गए हैं। अब उसका जो है वो ये बात बताई जा रही है प्रैक्टिकली कि हम सब ये बात जानते हैं कि कल तक हमें ये पता नहीं था कि अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 3 तत्व और होते हैं। वैज्ञानिकों ने उसे खोजा। अब जो खोजा उसके आधार पर उन्होंने तत्वों की गणना की। जैसे हमारे वहां 24 या 28 तत्व गिने जाते हैं, ऐसे साइंस ने 100-120 तक के तत्व जो हैं वो अभी तक खोजे हैं और उसकी एक पूरी सारणी हमारे पास उपलब्ध है विज्ञान की दृष्टि से कि कितने कितने तत्व होते हैं। अब ये जो पूरी एनालिसिस है वो केवल हमारी माइंड में नहीं है, हमारी केवल अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, ये बाहर है, जो बाहर हमें दिखाई दे ही नहीं रही थी। अज्ञेयवाद को और विज्ञान को यदि हम डिस्कस करते हैं तो उसके आधार पर बात इतनी है कि जो तत्व आज तक हमें पता नहीं थे या जिन तत्वों के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, उन सारे तत्वों को अब विज्ञान ने खोज लिया है और खोजा है वो केवल हमारे मस्तिष्क के भीतर के किसी प्रत्ययों के रूप में नहीं, अर्थात प्रपोजिशंस के रूप में नहीं, परंतु हमारे मस्तिष्क में आने वाले विचारों का जो है वो बाहरी दुनिया में अस्तित्व भी हमने स्वीकार लिया है। तो उसका अर्थ यहाँ ये सिद्ध होता है कि हमने जो कुछ भी सोचा है, हमने जो कुछ भी समझा है, वो केवल हमारे मानसिक प्रत्यय नहीं है या हमारी केवल मानसिकता नहीं है, हमारे मन में आने वाली जो बातें हैं उनका कोई बाहरी दुनिया में जो वर्जन, जो प्रैक्टिकल वर्जन है, उसे भी हम खोज पाए हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारे मन के विचार या हमारी मन की जो हमारी अनुभूतियां हैं वो और उन अनुभूतियों के साथ बाहरी वस्तुओं का अस्तित्व सिंक्रोनाइज्ड है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मतम संरचना वाले एक कोशीय जीवाणु, रासायनिकाणु, भौतिकाणु जैसे पदार्थों की तरह सुदूरतर बाह्य अवकाश में अवस्थित टेलीस्कोपिक स्थूलतर ब्रह्मांड, कृष्ण विवर तारा, उल्का पिंड जैसे पदार्थों को भी अथवा हमारे भीतर ज्ञानोपकरणतया भरी हुई सामग्रियों की संरचनाओं को भी पहले कभी हम तथोपलब्ध ज्ञानोपकरणों के सहारे तो कथम अपि जान नहीं पाते थे। उसी तरह बैक्टीरिया, वायरस जैसे बिल्कुल छोटे पदार्थ कि जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता है, उन्हें भी आज हम इन साधनों के आविष्कार के कारण देख पा रहे हैं, जिसे आज तक हम नहीं देख पा रहे थे। उसी तरह पृथ्वी से बहुत दूर ऐसे पदार्थ ब्रह्मांड में कि जिन पदार्थों को हम बिना टेलीस्कोप के नहीं देख पा रहे थे, उन्हें भी अब हम टेलीस्कोप के आविष्कार के कारण देख पा रहे हैं। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि वो आविष्कार हमने किया है और उस आविष्कार के कारण जो पदार्थ वस्तुतः हमारी अनुभूति के विषय नहीं थे,
जो पदार्थ वस्तुतः हमारे दृष्टिपथ में नहीं आ पा रहे थे, उन सभी वस्तुओं को भी देखने लायक आज हम बन गए हैं। नेत्र पटल भी तो अपनी प्रतिबिंब ग्राहिणी संरचना के अधीन दृष्टिगोचर होने वाले बाह्य पदार्थों को दिशा व्यत्यय द्वारा, अर्थात दृश्य वस्तु के ऊपरी भाग को नीचे और दाएं भाग को बाएं ही ग्रहित करता है। फिर भी मस्तिष्क उसे बाह्य देश में यथावस्थित ही प्रदर्शित करता है, न कि अपरिहार्य ज्ञानोपकरणोपहित दृश्य रूप की आभासित रीति के अनुसार। उसी तरह ये एक और उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है कि हमारी जो आंखें हैं उनकी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की एक शक्ति है। उस प्रतिबिंब ग्रहण करने की संरचना के कारण दिखाई देने वाले जितने भी बाह्य पदार्थ हैं उनमें रिफ्रैक्शन होता है। अर्थात जैसे पानी के अंदर हमने कोई पेन, बॉल पेन डाली हुई हो या कोई स्टिक डाली हुई, कोई लंबी वस्तु डाली हुई हो, उसका आधा भाग पानी के ऊपर है और आधा भाग पानी के नीचे है, तो उसमें बीच में हमें कुछ कटा हुआ दिखाई देता है कि मानो वो वस्तु कट रही हो। अब कटती है वो वस्तु, ये हमारी आंखों की मर्यादा है, परंतु वो कट नहीं रही है, वो वस्तुतः पूरी पूरी है, ये बात हमारी बुद्धि जानती है। तो बात यहाँ ये है कि देखने पर हम ऐसा समझते हैं, दिखाई हमें हमारी आंखों की मर्यादा के कारण दिखाई तो यही दे रहा है कि वो वस्तु कट गई है, पर हमारी आंतरिक बुद्धि शक्ति जो है वो इस बात को जानती है कि नहीं, वो वस्तु कटी नहीं है, वो वस्तु पूरे पूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी आंखें हमें कुछ दिखा रही है, परंतु हमारी बुद्धि जो है वो उस दिखाई देने वाली प्रक्रिया से भी ऊपर बढ़ के हमें यथार्थ बोध दे रही है कि नहीं, ये वस्तु कटी हुई नहीं है, ये वस्तु पूरी पूरी है। आंखों को केवल इस तरह से देखा जा रहा है, हमारी आंखें इस तरह से देख रही है, क्योंकि वो प्रक्रिया में जो है वो सूर्य की किरणें उस तरह से चलती हैं। उसे यहाँ समझाया जा रहा है कि इसलिए इमानुएल कांट जब ये कहते हैं कि हमारी बौद्धिक संरचना या हमारी जो बुद्धि है वो हर वस्तु को किसी एक मर्यादा में देखने के लिए केपेबल है, उसके सामने यहाँ ये बात हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बुद्धि उन बाहरी वस्तुओं की जो भी एनालिसिस करती है, वो एनालिसिस के अनुरूप हम उन बाहरी वस्तुओं को देखते समझते भी हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ, बोलिए। अभी आपने बात किया ना कि बुद्धि एक मर्यादा में देखने के लिए कैपेबल होती है, ऐसा नहीं है। और तो उसका मतलब ऐसा समझना चाहिए कि वो जो बुद्धि है वो सिर्फ विज्ञान के ऊपर ही नहीं, पर कोई ऐसा तत्व है जो बुद्धि को प्रेरित करता है, ऐसा समझा जा सकता है इसमें? ये जो एग्जाम्पल अभी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं? नहीं, इस उदाहरण का मतलब केवल इतना है कि हमारी आंखें उन वस्तुओं को ऐसा देख रही है, बाह्य वस्तु को, फिर भी हमारी बुद्धि उस दिखाई देने वाली अंडरस्टैंडिंग से बढ़कर हमें ये कह रही है कि नहीं, ये बात ठीक नहीं। तो रोल तो बुद्धि का ही आया ना आफ्टर ऑल। तो हाँ, तो इमानुएल कांट जो ये कहना चाह रहे हैं कि बाहरी वस्तु के विषय में हमारी कुछ अवधारणाएं हमारी बुद्धि ने बना रखी होती हैं और हम उन्हीं अवधारणाओं के अनुरूप बाहरी वस्तुओं का असेसमेंट करते हैं। उस बारे में ये बात की जा रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारी आंखें कुछ देर उसके आगे बढ़ के हमारी बुद्धि हमें कुछ क्यों कहती? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि तो फिर वो जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उससे ज्यादा कोई ऐसा है कि जो सही जो परिस्थिति है उसकी अपन को वो
खातरी करवाता है अथवा तो समझ देता है, ऐसा मैं समझती हूँ। बराबर है? हाँ ठीक है, यहाँ वो विषय नहीं है कि क्या सच है और क्या गलत है। अभी हमने पढ़ा तो उसमें सभी में ऐसा आया कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है उससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो देखने में जो समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं समझा जा रहा है तो वैसा है। ऐसा हुआ ना राजा? नहीं, कहने का मतलब यहाँ बस इतना है कि हमारी बुद्धि और बाह्य पदार्थों का इंटरेक्शन सच हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं ना, सच भी हो सकता वही है और नहीं भी हो सकता। सिद्ध ये हुआ कि वो सच ही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि हम हमारी बुद्धि के द्वारा जो समझ रहे हैं उसका उपयोग हम कर पा रहे हैं और उस उपयोग के आधार पर हम उस वस्तुओं में परिवर्तन भी ला पा रहे हैं। तो जो परिवर्तन ला पा रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो वस्तु के विषय में हमारी बौद्धिक अवधारणा सच है। जी, अभी आगे आएगा तो ज्यादा क्लियर होएगा, पर हाँ बराबर है। हाँ राजा, प्रणाम राजा। हाँ मीन्स राजा प्रणाम, मीन्स ऐसा समझा सकता है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि साइंस के द्वारा जो भी इन्वेंशन हुई है, मनुष्य की खुद की जरूरियात के हिसाब से जो भी बाहर पदार्थ मिला उसको यूज करके जो भी इन्वेंशन किए हैं, वो जो कांत जो कहते हैं कि अज्ञेय है, ऐसा नहीं है कि अपनी बुद्धि उसको समझ भी पाती है। बराबर? हाँ बिल्कुल, हम समझ रहे हैं, इसीलिए लायक बन रहे हैं। अर्थात ओवरऑल बुद्धि और बाह्य वस्तु का इंटरैक्शन हो पाता है या हो सकता है। और जो साइंस ने जो भी इन्वेंशन किए है वो बुद्धि को यूज करके ही की है और अपनी जरूरियात के हिसाब से वस्तु को ढाला है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें अपनी बुद्धि का रोल है। जो अज्ञेय वाले बोल रहे हैं कि अज्ञेय ही है, ऐसा नहीं है, यही बात कहना चाह रहे हैं ना इधर। हाँ जी राजा। यदि अज्ञेय होता तो हमारी बुद्धि का उन वस्तुओं के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था। जी राजा, હવે એંગલ થોડો હાથમાં પકડાયો। हाँ, यदि वो इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, सबसे ऊपर का जो पैराग्राफ है उसकी तीसरी पंक्ति देखो, तथा कथित ऐकांतिक अननुरूपता को अप्रामाणिक सिद्ध कर देती है। ऐकांतिक अननुरूपता का मतलब होता है एक्सट्रीम अप्रोच टुवर्ड्स कंसिडरिंग दैट इंटरेक्शन टू बी रॉन्ग। अर्थात हमारी बुद्धि कभी भी बाह्य वस्तु के अनुरूप नहीं हो सकती है। ऐसा जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है वो गलत साबित हो जाता है, बिकॉज वी आर एबल टू मेक यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम उस वस्तु का उपयोग कर पा रहे हैं, हम उस वस्तु को अपनी आवश्यकता अनुरूप बना पा रहे हैं, हम उस वस्तु को जो है वो अपनी आवश्यकता अनुरूप नया भी बना पा रहे हैं, और जो वस्तु इस ब्रह्मांड में हमारी दृष्टि का विषय नहीं थी आज दिन तक, उन सभी वस्तुओं को भी हमने अपनी अपेक्षा अनुरूप बना लिया है। तो जब हम इतना कुछ कर पाए हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारी बुद्धि का बाह्य वस्तुओं के साथ इंटरेक्शन होता है, और वो जो भी इंटरेक्शन और डेवलपमेंट होता है वो सच है। वो इंटरेक्शन में हमारी बुद्धि में वो वस्तु ग्रहित होती है, ये कहने का मतलब है। जी राजा, क्लियर। यानी कि राजा, इंद्रिया अनुभव और बुद्धि दोनों का मिश्रण करके वो ये इम्यूनल कांट बोल रहे हैं ना? नहीं, इंद्रिय को इसके साथ कोई संबंध नहीं है। बौद्धिक अवधारणा और बाहर दिखाई देने वाली वस्तु, बस ये दो का सम्मिश्रण। हाँ,
वो एकांकी मत को बोल रहा है कि एक ही वस्तु से हम फिक्स कर सकते हैं, और अपन समझ इसमें जो समझाया तो दोनों को मिश्रण करके, यानी कि इंद्रिय भी है और साथ में बुद्धि भी उसका साथ जुड़ने से जो परिणाम आता है उसको समझाता है, ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी राजा। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम राजा। ये दूसरे पेज पे है ना अनवगत, और उसके नीचे अनविष्ट, उसका क्या मतलब होता है? कौन नहीं जानता कि प्रारंभ में अनवगत परंतु बाद में, पहले पहले जो अननोन है, अनवगत माने अननोन, ऐसा समझने का। बाद में और अनविष्ट मतलब डिस्कवर्ड, अनविष्ट मतलब डिस्कवर्ड। कब? हाँ या ओके। प्रणाम राजा। हुआ। वैसे आज तो ऐसे सभी बाह्य पदार्थों को जान पाने के अनेकविध वैज्ञानिक उपकरण, नामतः एक्सरे, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, सोनोग्राफी, एमआरआई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रडार आदि भी आविष्कृत हो चुके हैं। इन नूतन आविष्कृत उपकरणों के कारण ज्ञानोपकरण की सामग्रियों की कार्यप्रणाली, उनके मस्तिष्कांतरवर्ती केंद्रों या नाड़ियों की तरह उनमें प्रयुक्त होने वाले जैव रसायनों आदि का भी इदमित्थम ज्ञान प्राप्त होने लगा है। न केवल इतना, अपितु उनके भलीभांति कार्यक्षम न हो पाने पर जेनेटिकल पुनर्निर्माण भी दिनानुदिन शक्य बनता जा रहा है। इससे आगे बढ़कर इन जैविक ज्ञानोपकरण की सामग्रियों के अनुकरण द्वारा अजैविक डिजिटल तकनीकी जड़यंत्र, आंख तरह काम करते डिजिटल कैमरा, कान की तरह काम करते माइक, मुख की तरह काम करने वाले स्पीकर, नाक की तरह गंधकग्राही उपकरण, मस्तिष्क के विचारों को पढ़ जान पाने वाले उपकरण, चरण, हस्त आदि भी आविष्कृत हुए हैं। अतः स्वयं अज्ञेयवाद अर्थात एग्नोस्टिसिज्म ही अपनी अनेकानेक अकाट्य उपपत्तियों के साथ महारानी हेकुबा की तरह विलाप करता सा प्रतीत होने लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन उपकरणों के द्वारा हम बाह्य वस्तुओं को देख रहे थे, जिन उपकरणों के द्वारा हम बाह्य वस्तुओं को समझ रहे थे, वो सभी उपकरणों के करते भी उत्तम उपकरण अब बन चुके हैं, जिसके द्वारा हर वस्तु को देख पाना, जान पाना, सूक्ष्मतया देख पाना, जान पाना भी हमारे लिए पॉसिबल बन गया है। ऐसी परिस्थिति में अब अज्ञेयवाद अपने आप में रिलेवेंट ही नहीं रह गया है। अब अज्ञेयवाद की जो है वो अपने आप में कोई आवश्यकता ही नहीं बच गई है, क्योंकि हम उन सभी वस्तुओं के हर प्रकार के फॉर्म को जान समझ चुके हैं और उन्हें जानने के लिए हमारे पास वो सारे उपकरण आ चुके हैं कि जिन्हें देख पाना या जान पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो तात्पर्य यह है कि जो अज्ञेयवाद इस बेसिस पर ये कहता है कि किसी भी वस्तु को अच्छी तरह नहीं हम समझ पाते हैं, वो सारी वस्तुएं भी हमारे समझने लायक तो अब बन चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम ऐसा कैसे कहें कि कोई भी वस्तु हमारे लिए अज्ञेय है, क्योंकि जिस जमाने में किसी वस्तु को हम देख पाते थे, जैसे हमारे शरीर को हम देख पाते थे पर हमारी शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं को हम नहीं देख पाते थे, पर अब हमारे पास एक्सरे है, एमआरआई है, मशीन है, जिसके कारण हम आंतरिक वस्तुओं को भी देख पाते हैं। तो अब हम ऐसा किस बेसिस पर कहें कि कोई भी वस्तु हमारे लिए अब अज्ञेय बची है? अज्ञेय नहीं बची है, वो हर वस्तु हमारी दृष्टि का विषय बन चुकी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग का विषय बन चुकी है। अतएव वस्तुतः तो बाह्य पदार्थ के अंशात्मना या पूर्णतया अज्ञेय होने की अवधारणा भी दोनों के बीच किसी न किसी तरह के आदान प्रदानात्मक अंतर व्यवहार का सबल प्रमाण मानी जानी चाहिए, बाह्य पदार्थ के अज्ञेयतया समवधारित होने के कारण ही। अतएव आत्यंतिकी अनुरूपता या इतरेतर असहिष्णु विसंवादिता युक्ति संगत नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए बाहर की जो वस्तु है उसका
अंशात्मना या पूर्णतया अज्ञेय होने की जो अवधारणा इमानुएल कांट ने दी, उन दोनों के बीच, अर्थात वो बात अब ठीक नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थ और हमारी अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों के बीच किसी न किसी अंतर व्यवहार का, कोई ना कोई प्रकार के इंटर रिलेशन का सबल प्रमाण हमें मिल चुका है। इसलिए बाह्य पदार्थ को अज्ञेयतया समवाधारित नहीं किया जा सकता है, उसे हम अज्ञेय नहीं कह सकते। इसलिए 100% हमारा ब्रेन बाहरी वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि शायद हमें वो वस्तु पूरी समझ में नहीं आती है, पर बिल्कुल समझ में नहीं आती या समझ आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कुछ पूछना है? राजा प्रणाम। तो फिर उनका जो मत है कांत का, कि जो पूरी अज्ञेय है, उसके सामने दलील करके यही बात सूट हो गई ना, कि पूरी अज्ञेय नहीं तो पूरी ज्ञेय पण नहीं है, राइट? ये 100% ज्ञेय है। आप फोन म्यूट कर लो। 100% ज्ञेय है, ऐसा बूस्टिंग स्टेटमेंट हम अपनी तरफ से नहीं देना चाहते। इसलिए हम दोनों को सेटल डाउन करने के लिए इतना मान के चलें कि चलो 100% उसे नहीं जाना जा सकता है, पर बिल्कुल नहीं जाना जा सकता है ऐसा तो कहना बिल्कुल कंप्लीटली अनअप्रोप्रिएट है। जी राजा। निष्कर्षतया कहा जा सकता है कि विज्ञानतया अभिमत अनेक विध विद्याओं की महारानी पराभौतिकी का हेकुबा की तरह अकारण विलाप करते रहने का अब कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। फिर भी पराभौतिकी के लिए भी अपने प्रशास्य प्रदेशों की परिधियों या परिसीमाओं का प्रशासनोपयिक संदेह रहित आकलन कर लेना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हो गया है। अतः अनेक पुत्रों के विद्यमान रहने पर भी निर्वासित होने की आत्मग्लानि या कुंठा से अकारण त्रस्त या ग्रस्त होने के बजाय विकासमान अद्यतन विविध विज्ञानों के सूचनों को दत्तक विधान की प्रक्रिया द्वारा अपने पुत्रतया मान्य करने का औदार्य उसे प्रकट करना चाहिए, तभी वह सर्वविध त्रास एवं कुंठा से मुक्ति पा सकेगी। कहने का मतलब अब यहाँ ये है कि फिलॉसफी जो है उसे अन्य विज्ञानों के साथ या विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ सम्मिश्रित होना पड़ेगा, या उसे उनके साथ अपना मेल सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए तो आज का आविष्कार जो है वो आगे आगे बढ़ता जाता है विज्ञान का, और उसके सामने फिलॉसफी जो है वो पुरानी और यूजलेस होती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का सम्मिश्रण करने पर फिलॉसफी का आधुनिक रूप हम समझ पाएंगे, और उस फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में अन्य विज्ञानों का फिलॉसफी के साथ जो सम्मिश्रण है वो भी समझा जा पाएगा। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। ये बात यहाँ पूर्व पक्षी ये बात यहाँ समझनी है कि विज्ञान के साथ जैसे फिलॉसफी को सम्मिश्रित होना पड़ता है, उसी तरह हम जिस ब्रह्मवाद को अभी जी रहे हैं या जो ब्रह्मवाद हम अभी समझ रहे हैं, उस ब्रह्मवाद के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें आधुनिक सभी विद्याओं का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि ये सब जो है वो किस तरह से चलती हैं, किस तरह इनमें व्यवहार होता है। या फिलॉसफी को जैसे हम आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर समझते हैं, उसी तरह वेदांत की हमारी जो ब्रह्मवादी है फिलॉसफी है, उसे भी हमें अन्य अन्य विद्याओं की शाखाओं के साथ जोड़कर देखना चाहिए, जिसके कारण उसके नए नए रूप हमारे सामने आते जाएं। अन्यथा आधुनिक प्रैक्टिकली उपलब्ध जितने भी आविष्कार हैं और उन आविष्करणों की जो प्रक्रिया है, उसके सामने फिलॉसफी जो है वो आउटडेटेड होती जाती रहती है। ये यहाँ कहना चाह रहा है। आई थिंक यानी शॉर्ट में कहा जाए कि ब्रह्मवाद को
विज्ञान मीन्स के जो भी इन्वेंशन करती है साइंस, उसके साथ हाथ मिला के चलना चाहिए, उसके साथ समझना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। प्रणाम राजा, ये महारानी हेकुबा की बात क्या है, वो समझ में नहीं आया। जैसे विक्टोरिया और एलिजाबेथ जो है वो आउटडेटेड हो गई, उसी तरह ये भी एक जर्मनी की क्वीन हुआ करती थी जो अपने जमाने में बहुत फेमस और रिस्पेक्टेबल थी, पर बाद में उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई। जैसे भारत में राजाशाही चले जाने के बाद राजाओं का स्टेटस यूजलेस हो गया, उसी तरह। हाँ, लेकिन यहाँ क्या इनके हिसाब से क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। हाँ राजा, हाँ यहाँ क्या हेकुबा की बात कहाँ क्या आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। यही है कि फिलोसॉफी को यदि आधुनिक विद्याओं के साथ जोड़कर न समझा जाए तो वो भी ऐसी ही आउटडेटेड हो जाएगी, फिर उसका भी कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। यस, धन्यवाद प्रणाम। और कोई? राजा, आपने बोला ना अभी के ब्रह्मवाद के साथ भी विज्ञान को जोड़ देना चाहिए, फिलॉसफी के साथ विज्ञान को जो, तो विज्ञान तो चेंजेबल है, तो ब्रह्मवाद के साथ इसे कैसे जोड़ के समझा सकते, वो नहीं पता। वही इसमें आएगा, ये आलेख पत्र का सब्जेक्ट ही वो है। श्याम काका जी करेंगे स्पष्ट ये विषय। राजा प्रणाम। राजा और कोई? ठीक है, यहाँ रखते हैं आज का। ये विषय थोड़ा नया है, 2-3 क्लास तक हम अध्ययन कम करेंगे और आप लोग इसे पढ़ो ज्यादा, तो ये विषय सेटल हो जाएगा, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अब आगे का जो सब्जेक्ट है उसे आप लोग पढ़ के रखिए, फिर हम धीरे धीरे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। पुराने सब्जेक्ट में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसकी चाहे तो आप लोग एक नोट प्रिपेयर कर लो। वेस्टर्न फिलोसॉफी का सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा था उसमें से इमानुएल कांट का जो वैचारिक मत है, चाहो तो उसका थोड़ा अध्ययन ऊपर ऊपर से कर लो ताकि वो सब्जेक्ट रिफ्रेश हो जाए। तो थोड़े थोड़े बंच में हम इस सब्जेक्ट को करेंगे तो सबके लिए सरल हो जाएगा। बाकी आप लोग जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वो नेक्स्ट सेशन में फिर से पूछ लीजिएगा, पर मैं फिर से बार बार ये बात कह रही हूँ कि इस सब्जेक्ट की रीडिंग कंपलसरी है, इसका रिवीजन कंपलसरी है। अब नेक्स्ट सेशन में सीधा पुस्तक खोल के देखोगे तो फिर सब्जेक्ट ब्लैंक हो जाएगा। सो जस्ट कीप ऑन रीडिंग, इसे पढ़ते रहिए और देखते रहिए। हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। अभी तक का विषय और थोड़ा आगे का भी विषय पढ़ के रखिएगा। जी राजा, प्रणाम राजा। प्रणाम राजा।